नमस्कार। आप सभी का पीसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। पिछला वीडियो सेशन में जो टेस्ट लिया गया था उसी टेस्ट का मैथ के जो सेक्शन है उन क्वेश्चनों का आज हम सॉल्व करवाएंगे और रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस जो हैं उनका आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ था, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 हो तथा उनके योग का दुगना 100 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखते हैं। देखिए 2:3:5 है। उनकी संख्याओं का योग कितना है 10। 3 2 5 5 10। इसको दुगना करने पे 20 आता है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दुगना 100 हो, लेकिन मेरा आ रहा 20, यानी 20 का वैल्यू क्या है 100 है। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 बचे 100। 5 आ गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 5 × 5 25, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ 48,000 रुपये पर 20% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक देय हो। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 48,000 रुपये दिया हुआ सीआई का क्वेश्चन है, तो इसको 48,000 का 20% मतलब 1/5। तो बॉक्स मेथड से बनाएंगे। देखिए तो 48,000 का एक ज़ीरो छूट गया है तो एक ज़ीरो बैठा। 48,000 का 1/5 कितना होता है 9 × 5 = 45, 3 रह गया, 5 × 6 = 30, 9,600। तो हम देख रहे हैं कि पहला साल हमको 9,600 मिला है। अगर दूसरा साल सिर्फ 48,000 का 1/5 निकाले तो कितना 9,600। अब 9,600 का भी तो लगेगा ब्याज, क्योंकि हम तो उसको रीपे नहीं किए थे। तो प्लस 9,600 का 1/5 यानी 9 × 5 = 5, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 5 दूनी 10, यानी इन दोनों को मिला के ब्याज बन रहा है कितना 9 9 18,000, 18,000 19,200, 20,200, 9 से 21,120, 21,120, यानी ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन बोला है, एक 20 मीटर ऊंची सीढ़ी एक दीवार के साथ ऐसी लगी है कि सीढ़ी के पाद बिंदु से दीवार के शीर्ष के बीच 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई क्या है। हमसे दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो देखिए एक दीवार है, उस पर इस तरीके से सीढ़ी लगा है, तो इनका पाद बिंदु से जो है कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब 30 डिग्री का बनता है तो एंगल का सामने वाला 1 बेस √3, ये √3 1 पाइथागोरस का आप थ्योरम लगाइएगा तो ये 2 हो गया। सीढ़ी का ऊंचाई कितना दिख रहा है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 20 मीटर, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू 20 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर। आपसे पूछा दीवार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा 7 का ए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम कहती है सीता मेरे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सीता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र की एकमात्र बहू है, तो सीता राम से किस प्रकार संबंधित है। राम कह रहा सीता मेरे दादाजी, यानी राम के दादाजी
का एकमात्र पुत्र यानी राम के पिताजी का एकमात्र बहू कौन है? सीता। यानी राम का क्या हो जाएगा? सीता वाइफ हो जाएगी। तो वाइफ तो दिया नहीं है, यानी डी, नन ऑफ दिस। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक टैंक को 12, 15 तथा 20 घंटा में भर सकता है। यदि पाइप ए हर समय के लिए खुला रहता है, जबकि बी तथा सी एक एक घंटे के लिए बारी बारी खोला जाता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगी? तो आइए बनाते हैं। तो 3 पाइप यहाँ पे है, ए, बी, सी। ए जो है 12, 15, 20 घंटा, ए 12 घंटा ले रहा, बी 15 घंटा ले रहा, सी 20 घंटा ले रहा। जब समय का रेशियो दिया रहे तो वहाँ से हम काम कर निकाल सकते हैं, काम हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो हो जाएगा काम, यानी काम कितना? 60। अगर ए 12 घंटे में 60 काम कर रहा तो हर एक घंटा कितना काम करेगी? 5, ये 4 और ये 3। अब बोला ये हमेशा के लिए खुला रहता है, पी और सी एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाता है। तो पहला घंटा जो है ये दोनों काम करेगा 9, दूसरा घंटा ये दोनों काम करेगा यानी 8, यानी हर एक 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 17। तो हर एक 2 घंटा में 17 काम, 60 तो कटेगा नहीं 17 से। तो नज़दीक पहुँचते हैं तो 3 से गुना करने पर कितना आता है? 17 × 51, यानी 3 बार दोनों जन आएंगे तो 3 दूनी 6, 6 घंटा में 51 काम हो गया। बच गया कितना काम? 9 काम। 51 हो गया तो कितना काम बच गया? 9 काम। वो कौन करने आएगा? ए और बी मिलके करेगा। तो ए और बी 1 घंटा में 9 काम कर देगा और बचा भी है 9 काम, यानी और 1 घंटा लग जाएगा। तो 6 + 1 7 घंटे में वो काम समाप्त कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 7 घंटा। इनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, 7 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 2 पोल एक दूसरे के विपरीत कुछ दूरी पर स्थित है। दोनों पोलों की ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर तथा 20 मीटर है। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच कितनी दूरी होगी? तो चलिए, 2 पोल है, एक 15 मीटर की ऊंचाई है, दूसरा का 20 मीटर ऊंचाई है। दोनों के बीच जो है कितना फासला है? 12 मीटर का। तो अगर यहाँ 12 मीटर होगा तो यहाँ भी 12 मीटर का फैसला होगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ से यहाँ तक 15, यानी इसकी ऊंचाई कितना हो गया? 5 बचा है, 5 मीटर देखिए। तो बोला यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है? तो ये 5 परपेंडिकुलर 5, बेस 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए या ट्रिपलेट थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13। क्या हो जाएगा? 13 आंसर। तो कितना हो गया? शीर्षों के बीच की दूरी 13 मीटर, यानी सी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर देखिए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन तथा निष्कर्ष का दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है, हालिया सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग कम से कम आधे घंटे रोज व्यायाम करते हैं उन्हें अपने जीवन शैली के कारण कम बीमार पड़ते हैं या होते हैं। पहला कंक्लूजन दिया है, स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, अपनी दिनचर्या पर में व्यायाम नहीं करने वाले लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। कथन और निष्कर्ष में आपको जो निष्कर्ष कथन के आधार पर निकलते हैं उसी को लेना है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को आपको दरकिनार करना है, क्योंकि यहाँ आपको निष्कर्ष पूछा है, पूर्वानुमान या एजम्पशन नहीं पूछा है। जो आपको पॉसिबिलिटीज़ लेना है, यहाँ जो एग्जैक्टली कथन के आधार पर निकलेगा निष्कर्ष उसी को लेना है। तो देखिए क्या कहा है कि आधा घंटा जो रोज़ व्यायाम करता है वो कम बीमार पड़ते हैं। तो कंक्लूजन 1 जो है या निष्कर्ष 1 जो है वो सही लग रहा या सही है। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जो व्यायाम करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं।
यानी स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, अपने दिनचर्या में व्यायाम नहीं करने वाले लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब देखिए, कथन में कहीं भी व्यायाम नहीं करने वाला का उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पे, तो उसका तो निष्कर्ष आएगा नहीं। जिसके बारे में कथन नहीं दिया हुआ है उसका आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सिर्फ आपका या ओनली वन फॉलो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये SI और CI दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके दिया हुआ है। किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये होता है। उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 1290 रुपया होता है। तो मूलधन क्या है, चलिए निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष में SI कितना मिल रहा है हमको, 1200। 2 वर्ष में 1200 यानी हर एक साल कितना, 600। उसी धन पे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1290 उसी वर्ष के लिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ P है, पहला साल का SI बोलिए या CI बोलिए एक होता है। तो अगर SI 600 है तो ये भी 600 ही होगा। पिछला क्वेश्चन में देखें कि बॉक्स सिस्टम से बनाते हैं, तो 12 P का अगर पहला साल 600 मिलेगा तो P का दूसरा साल भी 600 मिला, यानी 2 साल में 600 600 1200 कितना बच गया, 90। यानी 90 रुपया किसके आधार पे मिलेगा, ये जो 600 पहला साल का जो ब्याज है उस पे जो ब्याज दर है उसके आधार पे कितना ब्याज मिलेगा, 90। यानी ये जो 90 रुपया मिल रहा है वो किसका ब्याज मिल रहा है, 600 का। तो क्या हो जाएगा, 90 रुपया मिला है 600 पे, तो दर क्या हो जाएगा, इंटू 100। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल होता है, 15 छक 90, यानी 15% आपका क्या रह गया, आपका ब्याज मिल गया। 15% क्या है, ब्याज दर। तो 15% ब्याज दर यानी 15% के आधार पे कितना मिला, 600। यानी 15 का वैल्यू, 15 यूनिट का वैल्यू 600, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कितना गुना है, 40 गुना। तो 100 का 40 गुना कितना हो जाएगा, 4000। यानी मूलधन कितना था, 4000। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इंक थोड़ा सा ये हो रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग इंक का ये कर देंगे, तो डी आंसर होगा। फिर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का। क्या कहा है, भारत के कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन एक बड़ी समस्या है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन एक बड़ी समस्या है। तो पहला कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सभी टियर 2 शहरें व्यवस्थित नहीं है, और दूसरा कंक्लूजन भारतीय मेट्रो शहरों में यातायात व्यवस्था एकमात्र कमी है। तो देखिए दो तो ऐसी ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी मेट्रो शहर का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जिस चीज़ का स्टेटमेंट में उल्लेख नहीं है उसका कंक्लूजन निकालना असंभव है। तो दूसरा तो अनफॉलो होगा। पहला का बात करते हैं, सभी टायर 2। देखिए पहला स्टेटमेंट में कुछ टायर 2 शहरों के बारे में कथन दिया गया है कि कुछ ही शहरों में जो है परिवहन एक बड़ी समस्या है, सभी शहरों के लिए नहीं कहा गया है। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि कुछ से सभी निकलना असंभव है। तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23वां नंबर में दिया हुआ, सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 kg चावल बेचकर 300 रुपया लाभ कमाता है, जिसका विक्रय मूल्य 1100 है। यदि ए तथा बी प्रकार के लागत मूल्य ₹10 तथा ₹5 प्रति kg हो तो मिश्रण में चावल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो बोला है कि मेरे पास 100 kg चावल है और SP क्या आ रहा है, SP 1100। प्रॉफिट हमको कितना प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट हमको 300 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो यानी चावल का मूल्य कितना होना चाहिए, क्रय मूल्य 800 रुपये होना चाहिए।
100 kg का 800, यानी हर एक kg का दाम कितना हो जाएगा? 8 रुपया प्रति kg। 8 रुपया प्रति kg। अगर 8 रुपया प्रति kg है तो हमको पता है कि ए प्रकार का मूल्य 5 या 10, देख लेते हैं क्या दिया। ए 10 तथा बी 5। ए 10 रुपया, बी 5 रुपया, और जब दोनों को मिक्स करके बेच रहे हैं तो 8 रुपया प्रति kg आ रहा है। तो रेशियो एलिगेशन लगा दीजिए, क्या रेशियो आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3:2। तो आंसर हो जाएगा 3:2। इनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:2, यानी डी। आप इसको ऑप्शन के आधार पे भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेंटीमीटर मोटाई की लकड़ी का बॉक्स है जिसका बाहरी आयाम की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता के अनुसार इसमें सीमेंट डाला गया तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी है? यानी भीतरी आयाम का जो है आपका वॉल्यूम पूछा है। तो जब आयाम का बात होता है या वॉल्यूम का बात होता है, क्षेत्रफल का बात होता है, इसके भीतरी क्षेत्र होता है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 17 है। 1 मीटर बाहर, 1 मीटर दोनों तरफ 1 मीटर, यानी 2 मीटर चौड़ाई है लकड़ी का, यानी जगह कितना है? 15 मीटर। चौड़ाई या ब्रेथ कितना दिया हुआ है हमको? अच्छा सॉरी, 22, 17 और 15 दिया हुआ है। 22 मीटर अगर लंबाई है, जिसमें से 2 मीटर लकड़ी का मोटाई, यानी जगह कितना मीटर का? 20। चौड़ाई 17, इसमें भी 2 मीटर निकाल दीजिए तो 15। उसी तरह ऊंचाई 12 में से 2 निकल जाएगा 10। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? L इंटू बी इंटू एच। तो 20 गुना 15 गुना 10, तो 15 दूनी 30, 0 और 1 लगा दीजिए, यानी 3000 सेंटीमीटर क्यूब। इनको ये करना है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी। अगला क्वेश्चन 28। HCF LCM दिया हुआ है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 3 and 2730 respectively. If one of the number is 78, find the other number. तो इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर या सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x, HCF इंटू LCM। HCF 3 है, LCM 2730 है, एक नंबर 78 है। काट चाट कीजिए, 3 दूनी 6, 7, 3 छके 18, 26, 1 26, 1 रह गया आपका, 0 बैठाएंगे 5, यानी 105 आंसर। इनको ये स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो 28 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां नंबर, पी अपनी यात्रा का आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जबकि शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी की। तो औसत गति पूछा है। औसत गति का हम लोग जानते हैं कि 2xy x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15 to 40 डिवाइडेड बाय 90। तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 200 दूनी 4, 400 हो जाएगा। 400 बटा 9 कैलकुलेट करेंगे तो, यानी 9 चौके 36, 9 चौके 36.44। ऑप्शन देखेंगे बाद में, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 0.44 है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 44.44
फिर एलसीएम तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 5 ले लीजिए, 5 3 5 29, 5 5 25 87, काटिए 87 को, 4 दूनी 8, 7 4 एकम 4 3 21 75, सी हो जाएगा ऑप्शन। 33 देखिए 3740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग का आधा, दूसरा भाग का 1/3 तथा तीसरा भाग का 1/6 भाग बराबर है। तो करते हैं आधा, 1/3 और 1/6, आधा, 1/3 और 1/6 बराबर, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 3 6। तो यहाँ कितना बन रहा, 3 2 5 11 होना चाहिए, लेकिन है कितना, संख्या है 3740। काटिए इसको, 11 3 33, 11 340। तो अगर हम बात करें, किसी एक का निकाल दीजिए, एक का वैल्यू 340, दो का वैल्यू 680। तो देखिए ऑप्शन में 680 एक है, सी। बाकी आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा, तो 36 का सी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। एक थैले में 5 पैसे 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्के कितने थे, निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 7 रुपये यानी कितना पैसे, 700, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया, 90 पैसे हैं। तो यानी वैल्यू क्या आ गया, 1/70/90। तो मेरे पास 2 टाइप का वैल्यू मेरी कॉइन है। कौन कौन कॉइन है, 5 पैसे तथा 10 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे, जबकि बन रहा 70/9। किस रेशियो में था, कैलकुलेट कीजिए। 9 5 45, 70 में से 45 चला गया, बचा 25/9, या 10 है तो 90 में से 70 गया, 20/9, यानी 9 कट गया। रेशियो ना क्या लिए, 5 से कटिए, 5 चौके 20, 5 बचे 25। ये 4:9 में था, तो टोटल कितना हो गया, 9। सिक्का कितना था, 9, लेकिन 9 तो नहीं है, क्वेश्चन में दिया 90, तो 9 यूनिट का वैल्यू 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10। आपसे पूछा किसका है, 5 पैसे के कितने सिक्के थे। तो 5 कौन वाला है देख लेते हैं, इधर वाला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40। तो 40 आंसर हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 40 आंसर देखते हैं, 40 किस में है, ऑप्शन सी। 45वां क्वेश्चन ये डीआई का है। पूछा व्हाट इज द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2012। 2012 में हाउस होल्ड खर्च कितना है। 2012 का कॉलम देखिए, 46 14 7.3 5.6 17, जोड़ लीजिए। 46 14 60 67.3, फिर 81.9 और 17 89.9, यानी 1000 में है, ऊपर देखिए इन 1000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 89,900। 46वां दिया है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। यदि इसके दो भुजाओं का माप बराबर तथा तीसरा भुजा समान भुजाओं की माप से 20 अधिक हो तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी। आसान ही है, बना तो लिए होंगे। तो देखिए हम मानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए भुजा बी प्लस भुजा सी बराबर कितना होता है, 200 होता है। सॉरी या ये नहीं भी लिख सकते हैं, चलिए। तो मान लेते हैं एक भुजा x है, दूसरा भुजा भी x है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, और दोनों तीसरा भुजा बाकी दोनों भुजाओं के माप से 20 अधिक है, और तीनों को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 200 मीटर या 200 यूनिट। अब 20 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3x का वैल्यू कितना हो गया, 180। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 छके 18, यानी 60। तीसरी भुजा का माप पूछा है तो 60 प्लस 20 अधिक था 80। इनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो कितना होगा, 80, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन फिर त्रिभुज का है। एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर यूनिट है। इसमें दो समानांतर रेखाएं खींची गई है जो AB तथा AC को समान
3 भागों में विभाजित करता है। तो चतुर्भुज DEGF का क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं। एक चतुर्भुज है AB और C, बराबर 3 भागों में बांट रहा है, 1, 2 और 3। DEGF नाम दिया गया है। तो 3 बराबर मतलब ये इसका एक हिस्सा होगा, ये एक है तो ये भी एक है तो ये भी एक, यानी बड़ा वाला त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल होगा, 1, 2, 3 यूनिट होना चाहिए। लेकिन आपसे दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 नहीं 63 है, तो 3 का वैल्यू 63, 3 का वैल्यू 63, 1 का वैल्यू 3 दूनी 6, 3 आपसे पूछा है चतुर्भुज EX का वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट यानी 21 यूनिट हो जाएगा, यानी 21 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन C इसका आंसर होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, तो छोटा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कैलकुलेशन है, तो कर लीजिए ब्रैकेट का काम पहले, यानी 0.5 × 20 10, 50 10 60, 60 डिवाइडेड 7, 3 तो ऑप्शन ऐसे ही चढ़ गया, पहला ऑप्शन सही होगा, 7 56 पॉइंट लगाइएगा, यानी 8 पॉइंट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 का देखिए, PQ तथा R मिलकर किसी खेत को 6 दिनों में जोत सकता है। यदि P अकेला उसे 10 दिन में तथा Q अकेला उसे 24 दिन में पूरा करता है, तो R अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, देखते हैं। PQR 6 दिन में कर रहा, P 10 दिन में कर रहा, Q आपका कितना दिन में कर रहा, देख लेते हैं, 24 दिन में कर रहा। R का पूछा आपको, तो हम लोग क्या सीखें कि जब टाइम दिया रहे, टाइम का रेशियो दिया रहे, तो वहाँ से वर्क निकालेंगे LCM लेके। तो LCM कितना हो गया 120, यानी काम कितना 120। तो अगर ये तीनों 6 दिन में 120 काम कर रहा, तो हर एक दिन कितना 6 दूनी 12, यानी 20 काम करेगा। 10 दिन में आप 120 काम करते हैं, तो हर एक दिन 12 काम, ये हर एक दिन 5 काम, 24 देख लीजिए। तो P और Q जब PQR जब काम करता है तो 20 काम होता है, P और Q एक साथ रहता है तो 17 काम, यानी R जोड़ने पर कितना काम हो रहा है, 3 काम बढ़ जा रहा है, यानी R अकेले कितना काम कर रहा होगा, 3 काम। तो 100 अगर R हर एक दिन 3 काम कर रहा है, तो 120 काम करने में से कितना समय लग जाएगा, 40। आंसर क्या आ जाएगा, 40। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर दिक्कत है तो। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 320 रुपये अंकित करता है। वो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो आइए करते हैं, 3 खाना बना लेते हैं, एक MP का, एक SP का, एक CP का। 10% छूट, 10% को रेशियो छोटा रेशियो में कर लेते हैं, 1/10, यानी 10 रुपये का सामान पर 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितना में बेच रहे हैं हम, 9 रुपये में। फिर भी हमको 20% का लाभ, यानी 120/100, यानी 6/5, यानी 5 रुपये का सामान को हम 6 रुपये में बेचें। वस्तु एक है जबकि विक्रय मूल्य 2 आ रहा है, आपको एक ही विक्रय मूल्य करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे गुना करके बराबर। अगर हम इसको 2 से गुना करें, इसको 3 से गुना करें, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों जगह 18,000। रेशियो का नियम है कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वो आपको राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। यहाँ से 2 से गुना किए तो ऊपर वाले सारे कॉलम को 2 से गुना करेंगे, नीचे कॉलम को 3 से गुना किए हैं तो नीचे का सारा कॉलम को 3 से।
तो अंकित मूल्य कितना आ गया 20 और क्रय मूल्य कितना 15। यहाँ तो अंकित मूल्य 20 आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य 320 है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू क्या है 320। तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 से कितना बार गुना किए 16 बार ना, तो यहाँ भी 16 बार गुना होगा। तो 15 इंटू 16 240, तो आंसर क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 देख लेते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 3 15, 17 तो होने का उम्मीद नहीं है, होगा भी नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि 16 दूनी 16 थी 48, पॉइंट में अभी भी आ रहा 16 दूनी 32 नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर 55 का बी हो जाएगा। 58 का देखिए, एक टेबल को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य को 5% घटा दिया जाए तथा 7 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखते हैं, चलिए क्या कहा है कि मेरा पास एक वस्तु है, इसका क्रय मूल्य कितना है 100 है। उस वस्तु को हम 10% लाभ पर यानी 110 में बेच रहे हैं, लेकिन अगर हम इस वस्तु को 5% डिस्काउंट मतलब 5% कम में खरीदते हैं, यानी 95 रुपये में खरीदते हैं और 7 रुपये अधिक में बेचते हैं, तो 120% का लाभ होता है। 120% यानी रेशियो में 6/5 कैलकुलेट करेंगे तो 114 आ जाएगा। यानी हम कितना अधिक में बेच रहे हैं 4 रुपया अधिक में बेचे, लेकिन क्वेश्चन में कहा नहीं आप 4 रुपया नहीं, आप 7 रुपया अधिक में बेचे, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 7, 100 यूनिट का वैल्यू कितना, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेट जब आप कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 175। क्या आंसर हो गया 175। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लेना चाहते हैं तो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना अधिक कर दी जाए तो वस्तु को 1840 में बेचा जा सकता है। तो 1840 में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है 240। तो 240 हमको लाभ प्राप्त हो रहा है कितना में 1600 में, तो 0000 कैंसिल, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 15%। पहले 10% में बेच रहे हैं, आप कितना में बेच रहे हैं 15%, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हो गया 5%, ये हो जाएगा। 62 का दिया हुआ, इफ R019 इज डिविजिबल बाई 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ R का पूछा है। हम जब देख रहे हैं कि R019 11 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि ऑड प्लस को ऑड प्लस के साथ जोड़िए, इवन प्लस को इवन के साथ जोड़िए। तो 9 + 0 कितना आ गया 1 + R। ठीक है, तो R के स्थान पर मतलब दोनों को माइनस करके, इवन और ऑड का प्लस को माइनस करके 0 या 11 आए तो ही 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्या रख दें कि 9 हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज़, R की जगह हम 8 रख देते हैं, 8 + 1 9 हो जाएगा, यानी R का नेचुरल वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन बी। सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, ओरली बन जाएगा। देखिए नीचे ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 35 ऊपर आ जाएगा 10 और 21, 21 और 10 31, यानी ऊपर देखिए 31 का वैल्यू ए में ही आ रहा। दूसरा को भी सॉल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 और 10 24, 14 10 24, यानी 31/24, 68 का ए हो जाएगा।
70 का 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए 12 का प्रथम गुणज 12 × 1 होता है, प्लस 20वां गुणज क्या होगा 12 × 20। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 12 × 12 और 12 240 और 12 252/2, यानी इसका आधा 126 का नियम यह होता है कि फर्स्ट नंबर क्या होता है 1, 12 × 1 12 प्लस 12 × 20 जो प्रोडक्ट आए 2 से डिवाइडेड कर दीजिए, जो एवरेज आएगा वो आंसर हो जाएगा 126, यानी ऑप्शन सी। देखिए ये क्वेश्चन आप ऑप्शन हिट से बना सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, तो सारा का सारा जो ऑप्शन है सारा 9 है। संख्या घट के कितना बन जाता है 45, क्या बन जाता है घट जाएगी। तो 45 को आपस में बदल देते हैं तो बढ़ जा रहा है, 63 को आपस में बदलते हैं तो घटता है, 27 को बदलते हैं तो बढ़ जाता है। तो ए और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब 45 किस में घटेगा देखते हैं, 72 का अपोजिट अगर पलट देते हैं तो 27 बन जाता है। तो 72 और 27 कितना डिफरेंस आ गया 45, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 73 का देखते हैं, ये भी ओरली बन जाएगा, आपका दिया हुआ है, देखिए चलिए बना ही देते हैं। तो आपको दिया हुआ है यूएस दिया है, अपर स्ट्रीम दिया है आपका 40, एसडब्ल्यू दिया हुआ है, स्टील वाटर दिया है 55, आपसे डीएस पूछा है। कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों का स्ट्रीम निकाल लीजिए। स्ट्रीम कितना है 15, तो जाहिर सी बात है स्ट्रीम इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 70 km/h। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, का आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 6 वर्ष पहले पी तथा क्यू का आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो पी का वर्तमान आयु क्या है? तो 2 आदमी हैं यहाँ पे, पी तथा क्यू, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले कितना था 3:2 था, ये कब था 6 ईयर पहले। और 8:7 हो जाता कब 4 वर्ष बाद। फोर ईयर बाद। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये 7 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल दीजिए। एक आ रहा तो ठीक, नहीं आएगा तो हम लोग बात करेंगे जब एज पढ़ेंगे। 6 4 का डिफरेंस 10, तो 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 2। किसके बारे में पूछा है? पी का वर्तमान आयु। किसी एक जगह समय का रेशियो ले लीजिए, पहला का ले रहे हैं, तो पी का आयु कितना था 3 यूनिट, 3 दूनी 6। ये कब था 6 साल पहले, तो यानी अभी कितना होगा 6 साल बड़ा होगा, यानी 6 दूनी 6 6 12, यानी पी अभी कितना साल का होगा 12 साल का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देख लीजिए ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 1:3.64 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमें दोनों दिया हुआ है, एस आई और सी आई दोनों दिया हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम। एस आई है 1 साल का 1, जबकि 3.64 किसका दिया हुआ है सी आई का। तो अगर 3 वर्ष का, हम लोग पहले बॉक्स बना लेते हैं। देखिए 3 साल का 3 बॉक्स बनेगा, पहला साल में 1 बॉक्स, दूसरा साल में 2 बॉक्स और तीसरा साल में 3 बॉक्स।
तो हम लोग देख रहे हैं अगर पी का तीनों साल का एसआई देखें तो एक 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 यानी 3 तो ऐसे ही निकल गया, तो बच गया कितना, बच गया जो इन तीनों बॉक्स में जो भी बन रहा है वो बन रहा है 0.64। अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दूसरा साल यहाँ x बन रहा है इस डब्बा में, उसका दुगना बनेगा यहाँ 2x। अब हम लोग ऑप्शन के आधार इस पे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन कितना है 30%, तो अगर ब्याज या आंसर 30% होगा तो एक का 30% कितना होता है 0.3। तो ये 0.3 है तो दूसरा बॉक्स में क्या हो जाएगा उसका दुगना यानी 0.6 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यही दो डब्बा में 0.3 और 0.9 सॉरी 0.6 प्लस 0.3 0.9 आ जा रहा है, जबकि मेरे पास है कितना 0.64। 0.9 तो है नहीं, तो यही ये कैंसिल हो गया, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 30% से कम होगा। तो 30% से कम यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं 20% आ रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। 20%, अगर एक का 20% देखें तो 0.2, तो अगर एक पहला 0.2 x 0.2 है तो उसका दुगना 0.4, तो 4 और 2 कितना आ गया 6, और ये जो डब्बा बनेगा वो x का 20%, तो 0.2 का कितना आ जाएगा 0.04। तो अगर जोड़ते हैं 4 2 6 और 4 64, यानी 20% मेरा क्या है एग्जैक्टली सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है, हम लोग जब CI का कोई बनाएंगे चैप्टर तब वो कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन चलते हैं। ABC की आय का अनुपात 2:3:4 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 है। A अपना आय का 1/5 बचाता है, तो A B तथा C का बचत क्या है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न को, जिनको आता बढ़िया है। देखिए पहले इनकम निकाल लेते हैं। इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ 2:3:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो है अपना 1/5 आय का 1/5 बचाता है, यानी अगर 5 रुपया कमाता है 1 रुपया बचाता है, खर्च कितना करता है 4। तो देखिए ए का इनकम और एक्सपेंडिचर कुछ अलग ही कह रहा है। क्वेश्चन में 5 कहा है कि वो आय कर रहा है, लेकिन यहाँ रेशियो में 2 दिया हुआ है। तो पहले बराबर कर देते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर कर देते हैं। देखिए कैसे, ऊपर वाले को 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, और नीचे वाले को एक्सपेंडिचर को ऊपर इनकम से गुना कर देते हैं बराबर करने के लिए। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए क्या कहा है कि मेरा इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 4। इनकम 5 से फिर गुना कर दीजिए, तो 5 छक 30, 5 9 45, 12 25 60। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के साथ यानी 4 के साथ, 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 10 चौके 40। अब देखिए तीनों का मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर आय और खर्च निकाल चुके हैं। हमको बचत का रेशियो पूछा है, निकाल दीजिए। 30 में से 24 गया 6, 45 में 32 गया 13 और 60 में से यानी 6:13:20। इन जिनका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। आगे का क्वेश्चन चलते हैं। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। इंजन के खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन बी ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। तो ट्रेन ए की गति क्या है। चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं। टाइम का रेशियो दिया हुआ तो टाइम पहले समझते हैं। बोला ट्रेन ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है, तो बना लेते हैं, बस बड़ा करते हैं। ट्रेन बी जो है
ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है बोला है। तो ये 10 बजे पहुंचता होगा, तो ये कितना बजे पहुंच जाता होगा? 45 मिनट लेट, यानी 10:45 में पहुंचता होगा। अब क्या कहा है कि इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, स्पीड कम हो गई, जिसके कारण बी जो है ट्रेन की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। मतलब ट्रेन बी अगर खराब हो जाती है रास्ता में, तो ए से 30 मिनट अधिक यानी 10:75 में पहुंचती होगी। टाइम के हिसाब से होता नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए ले रहे हैं, 10:75 में पहुंचती। कब? जब उसका स्पीड, पहले बी का स्पीड क्या था? 4 था, कम होके कितना रह गया? 3। तब वो कितना, तो टाइम का रेशियो देख लेते हैं। पहले ट्रेन भी 3 मिनट ले रहा, तो अभी कितना ले रहा? 4। तो देखते हैं, पहले वो 10 बजे पहुंच रही थी, अभी कितना बजे पहुंच रही है? 75 मिनट देर से पहुंच रही है, यानी कितना अंतर हो गया? 10:75 यानी 75 मिनट का अंतर। देखते हैं कितना मिनट का अंतर, यहाँ से यहाँ के बीच कितना मिनट का अंतर आ रहा है? 1 मिनट का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 75। तो जो अगर ट्रेन खराब नहीं होती तो कितना समय वो ले रहा है? 3 × 75 यानी 225 मिनट। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ट्रेन ए की गति क्या है। ट्रेन बी रहती सही, ट्रेन बी के इंजन में खराबी नहीं आती तो वो 225 मिनट समय ले रहा था, और ट्रेन जो है उससे 45 मिनट अधिक ले रहा है। तो 225 + 45 कितना हो गया? 270 मिनट, यानी ये 270 मिनट ले रहा है। कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 किलोमीटर जाने के लिए, तो 450 × 270 किलोमीटर पर आवर करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है यहाँ पे। 60 से आप गुना कर दीजिए, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कट छट के आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। इनको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे तो हर तरीके का कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम का 75% 9 दिनों में करता है, बी उसी काम का आधा भाग 60 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में काम को करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए 75% कितना दिन में कर रहा है? 9 दिनों में। 75% मतलब 3/4, 3/4 9 दिन, तो 3 काम को करने में 9 दिन, तो 4 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? 12। उसी तरीके से बी जो है आधा काम 8 दिन, यानी एक काम 8 दिन में, तो 2 काम 16 दिन में। ए 12 दिन, बी 16 दिन, दोनों का दिन का रेशियो दिया हुआ है, तो एलसीएम लेके हम काम का निकालेंगे। काम हो जाएगा 48। तो अगर 48 काम आप 12 दिन में कर रहे हैं, तो हर एक दिन 12 चौके 48, 4 काम कीजिएगा, ये 16 दिन में यानी 3, तो 4 + 3 7, 4 + 3 7, 48/7 डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा 6.6/7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आंसर। अच्छा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ये रेलवे का ही क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन, और ऑप्शन भी वही है, तो रेलवे के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको निकाल दिया होगा ये, क्योंकि इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। ए शॉपकीपर बाय सेलिंग 5 आइटम्स अर्न अ प्रॉफिट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। बोला है कि 5 आइटम बेचने पर क्या हो गया? 5 आइटम अगर हम बेच रहे हैं तो एक आइटम हमको प्रॉफिट में मिल रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 4, तो 1/4 × 100 यानी कितना परसेंट? 25% ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है।
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलजेब्रा का है। 8x + 2/5x = 16। 25x² + 1/16x² का वैल्यू क्या होगा। यानी हमको 25 ऊपर करना है, 8 का किसी भी एंगल से 25 नहीं होगा, और नीचे 16 करना है, 5 से किसी भी एंगल से 16 नहीं होगा। यानी ऊपर हमको 5 और नीचे हमको 4 लाना है, तो ही हो सकता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 8x का हम कॉमन 2 ले लेते हैं। 2 लेने पर यहाँ क्या बच रहा है, 4x + 1/5x = 16। 2 कट जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो है हमको क्या करना है, ऊपर 5 बैठाना, नीचे 4 बैठाना, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x + 1/5x अगर इधर 5/4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इधर भी करना पड़ेगा। 4 2 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10। तो क्या होगा, ये रह जाएगा आपको, ऊपर हो जाएगा 5x, नीचे रहेगा 1/4x = 8। तो क्या होगा, इसका हो जाता है k², जब स्क्वायर, क्योंकि सेकंड पर रह गया 5x + 1/4x = 8। इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसका कि 5x² मतलब 25x² + 1/16x² = k² हो जाएगा -2। जो भी a/b रहता है वो कर दीजिएगा, मतलब 10 100 -2 × 5/4 कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 97.5। ये हो जाएगा आंसर। दोनों पेज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3⁴1 + 7�82 कैसे सॉल्व करते हैं। जब बेस हम समान नहीं, बराबर नहीं कर सकते हैं, तो पावर को क्या बराबर कर सकते हैं, देखेंगे। अगर पावर को बराबर कर सकते हैं तो फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल पावर को बराबर कर सकते हैं इसमें। 3⁴41 + 7 का स्क्वायर का, तो 3⁴41 + 49 का 82 और 41, दोनों का पावर बराबर हो गया, यानी 50 का टू द पावर 41। 50 रुपीज़ से जाएगा, ऑप्शन का आधार पर आंसर बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें। तो आ जाएगा 26, क्योंकि 52 किससे जाएगा, इन चारों में से 26 से घटेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ cos थीटा की जगह cot थीटा होता। तो अगला टेस्ट में ये क्वेश्चन हम डाल देंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ गलत हो गया है। 98 में दिया हुआ, इफ़ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 10 सेंटीमीटर देन द मेजर इट्स इन रेडियस। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बाहर का दिया हुआ है, बाहर का रेडियस, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो वो 2 का अनुपात में बनेगा, और अंदर का 1। तो 2 का वैल्यू 10 दिया हुआ, 1 का वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर।
यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका मैथ का सॉल्यूशन, और बाकी जो रीजनिंग का जो छूट गया या जीके का छूट गया उसका आंसर की ये रहा। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और घर में अपना जो टेस्ट दिए थे उसके साथ मिलाइए कितना क्वेश्चन आपका सही है गलत है। थोड़ा सा आंसर की डालने में लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग जल्दी लेने वाले हैं, तो इस चैनल को जो नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आपको पता चले, आप खुद से आकलन कर पाएँ कि आपका टेस्ट में कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। 2018 में जो ग्रुप डी और ALP का एग्ज़ाम हुआ है उसकी बात की जाए तो लगभग 70% अगर किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है, तय माना जाता है। तो कोशिश कीजिए अपना इस प्रकार के टेस्ट देकर अपना जो रैंकिंग है उसको ऊपर करने का, अपना तैयारी को जो है अधिक से अधिक प्रभावित करने का। तो अगले बार जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।